Hello dear students, welcome back to the series of 14 days 14 chapter. मेरा नाम है विद्या जोशी और आज है हमारा डे 6 और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप भी आज इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। अगर आपने इससे पहले ये चैप्टर कभी भी नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। आज इस वीडियो में आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड ऑफ द सेशन तक आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें बस हार्डली 3 फॉर्मूले का यूज करना है, साथ ही साथ में थोड़े जो हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स है, ज्योमेट्रिकल शेप जो है हमारे, उसकी थोड़ी बहुत हमें प्रॉपर्टीज यहाँ पे पता होना जरूरी है। ठीक है, वो भी कौन से शेप, जैसे कि मान लो रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रायंगल्स के टाइप्स, इसके ही हमको बस इसमें प्रॉपर्टीज पता होने जरूरी है और उनके एरियाज फाइंड आउट कैसे किए जाते हैं ये भी पता होना इसमें जरूरी है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इजी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज इस वीडियो में बस उतना ही पढ़ेंगे जितना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब देखो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। अगर पहले देखते हैं कि जब दो एक्सिस एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका वर्टिकल एक्सिस होता है उसे कहते हैं हम वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उससे कहते हैं हम एक्स एक्सिस। व्हेन बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ओके, अब जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हम प्लेस करते हैं ऑन द राइट साइड। ओके, सारे निगेटिव नंबर हम प्लेस करते हैं टू द लेफ्ट साइड। साथ ही साथ में सारे पॉजिटिव नंबर जो है वाई कोऑर्डिनेट के सारे पॉजिटिव नंबर हम प्लेस करेंगे अपर कॉर्नर, अपर साइड, और निगेटिव नंबर हम प्लेस करेंगे बॉटम में। ठीक है, अब जब दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब बनते हैं फोर क्वाड्रेंट। व्हेन टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वहां पे फॉर्म होते हैं फोर क्वाड्रेंट। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम किस एंगल से जाएंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स होता कोऑर्डिनेट है जो एक्स एक्सिस के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वाई जो होता है वो वाई एक्सिस के नंबर को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए एक्स एक्सिस के सारे पॉजिटिव नंबर्स रहेंगे, वाई एक्सिस के भी सारे पॉजिटिव, मतलब एक्स एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों भी यहाँ पे पॉजिटिव ही होंगे। सिमिलरली अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो निगेटिव है और वाई के क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको माइनस प्लस ऐसे इसके मिलेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगर हमें कोई भी, अगर सपोज मुझे -4 3 ऐसा अगर नंबर कोई पॉइंट मुझे प्लॉट करना है तो वो मेरा पॉइंट कहाँ पे आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है। अब सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए जहां पे आपके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों भी निगेटिव हैं, तो अगर जब y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों भी निगेटिव होते हैं तो वो जो क्वाड्रेंट, वो जो पॉइंट है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे प्लेस होगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका देखो x कोऑर्डिनेट प्लस है और y के कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो x प्लस रहेगा और y के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पे माइनस आएंगे, तो यहाँ पे प्लस माइनस पॉइंट जो होंगे वो हम करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे प्लेस। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे है, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई करता है, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस है या ऑन द एक्स एक्सिस है, तब उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वाई कोऑर्डिनेट वो रहेगा 0। अब सपोज इसको मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, सपोज एक नंबर हमने ले लिया, सॉरी पॉइंट,
सपोज मैंने एक पॉइंट ले लिया है यहाँ पे ऑन द एक्स एक्सिस, तो पॉइंट कौन सा है P, जो क्या है 3 पे है। ऑन द एक्स एक्सिस है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट अगर लाई करता है ऑन द y एक्सिस तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, मतलब 0,3, इसका आंसर रहेगा ऐसे। समझ में आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ऐसे। ओके, अगर कोई भी पॉइंट क्या करता है, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0। अगर लाई ऑन द एक्स एक्सिस है, सॉरी लाई ऑन द y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट 0। आपको बस ये दो चीजें याद रखनी है। सिमिलरली अगर कोई भी दो पॉइंट्स अगर हमें दिए हैं, अगर दो पॉइंट्स अगर हमें दिए हैं, तो सपोज यहाँ पे एक P पॉइंट दिया है और सपोज यहाँ पे कोई तो Q पॉइंट दिया है। अगर मुझे ये दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सपोज यहाँ पे Q पॉइंट है, यहाँ पे P है, मुझे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करना है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके लिए हमें फॉर्मूला दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब सपोज देखिए, अगर P के कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2, क्या है कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q के जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारे x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे जो कि है x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। एक कब यूज करेंगे, अगर हमें कोई भी दो पॉइंट्स दिए हैं उसके बीच का अगर हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गया। ओके, अगर सपोज कि दो पॉइंट है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, उसके बीच का अगर मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट क्या होता है, जो ऐसा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट क्या है, ऐसा पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे कहते हैं मिड पॉइंट। अब सपोज कि मेरा ए यहाँ पे कुछ मिड पॉइंट है, अब मुझे पी और क्यू, मतलब ये जो पॉइंट्स है पी और क्यू, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उसके क्या दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, और मुझे मिड पॉइंट का फॉर्मूला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए मैं यूज करूंगी मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो वो क्या है, मिड पॉइंट के फॉर्मूला की उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या है उसका, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब p और q का x1 x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो हमें मिड पॉइंट के सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आता है जो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता होगा, इसका फॉर्मूला बस आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इस फॉर्मूले में आप कहाँ पे मिस्टेक करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर सपोज अब ये क्या दिया था, अगर एक लाइन है, सेगमेंट है, जहां पे हमने अभी क्या किया, एक लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो उसको हम क्या आता, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, अगर सपोज कि सेक्शन फॉर्मूला में क्या होगा, मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है। मैं थोड़ा सा इसको निकाल देती हूँ, सॉरी। अब सपोज क्या दिया है, अगर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट दिया है, बी के एक पॉइंट दिया है, अब एक्स ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x2 y2, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। अगर इसको मैं ज्वाइन करती हूँ तो एक बनता है हमारा लाइन सेगमेंट। देखो इसको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो हमारा क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट। अगर एक पॉइंट, कौन सा भी एक पॉइंट हो, वो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट को एक सम रेशियो में डिवाइड करता है। देखो नॉट इक्वल इन, मिड पॉइंट में क्या था, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है कि ये सेगमेंट को एक पॉइंट जो है वो एक रेशो में डिवाइड करता है, तो उस रेशो को हम क्या लेंगे, m/n। रेशो को हमने क्या लिया है, m/n लिया है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे x y।
to find the coordinate of the point which divide the line segment in m:n ratio. देखो, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे mx1. अब m क्या है आपका? पहला रेशो x2. आप मोस्टली इसमें क्या मिस्टेक करते हो? x2 प्लस mx1 लिखते हो, आपको लिखना क्या है इसमें? mx2 प्लस nx1. n क्या है आपका? ये डिनोमिनेटर वाला, ठीक है, सेकेंड रेशो अपॉन m प्लस n, और दूसरा आपका रहेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ये रहेगा आपका सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. इस फॉर्मूला के यूज से हम रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. साथ ही साथ में हम इस फॉर्मूला के यूज से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर इसके. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर. हमें क्या करना है? जो पॉइंट्स दिए हैं वो कोलिनियर है कि नहीं ये बताना है. ये हम कैसे करेंगे? सपोज अब मान लो क्या दिया है? ए बी सी. ये क्या है? कोलिनियर. कोलिनियर हम किसे कहते हैं? जब कोई भी 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो. कोई भी दिए गए हुए 3 पॉइंट जब एक ही लाइन में होते हैं, मतलब 3 पॉइंट में से जब एक ही लाइन पास होती है, उसे कहते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स. बराबर. अब हमें क्या दिया है? पॉइंट्स दिए हैं और ये कोलिनियर है कि नहीं ये हमें बताना है. तो ये कैसे करेंगे? देखो, अब देखिए इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला. अब डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा? अंडर रूट. क्या फॉर्मूला देखा अभी हमने? x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. अब a और b, अब देखिए x1 y1 इसको कंसीडर करो, ये होगा आपका x2 y2. ठीक है. अब a b का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 0.5 माइनस 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे. तो ए भी आपको क्या मिलेगा? देखो 1 स्क्वायर 1 रहेगा प्लस माइनस 0.5 माइनस 2 2.5. 2.5 का स्क्वायर कितना है आपका? 6.25 आएगा. बराबर. 2.5 का स्क्वायर क्या रहेगा? 25 का स्क्वायर कितना है? 625. तो 2.5 का स्क्वायर आपका बन जाता है यहाँ पे 6.25. तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 7.25. ठीक है. इसको ऐड करेंगे तो अब सिमिलरली हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा बीसी. तो बीसी देखो x2 माइनस x1 2 माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 3 0.5 माइनस माइनस प्लस होगा भी 0.5 होल ब्रैकेट स्क्वायर. कितना आता है? देखो 2 माइनस 1 1 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस 3.5 प्लस 0.5 2.5 सॉरी माइनस 3 है ना. हाँ, माइनस 3 प्लस 0.5 कितना रहेगा? माइनस 2.5. माइनस का स्क्वायर क्या आता है? प्लस में आता है. बराबर ना. तो कितना बचेगा? ये 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25. तो आपको आंसर मिल जाता है अंडर रूट. आपको आंसर मिलता है यहाँ पे नीचे लिखती हूँ मैं अंडर रूट 7.25. ठीक है. ये मिल गया आपको बीसी. अब हमें क्या करना है? फाइंड आउट एसी. एसी करना है. ठीक है. अब ये हम क्यों कर रहे हैं मैं बता रही हूँ. देखिए एसी क्या होगा अभी? अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 0 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर. तो कितना आता है? देखिए 2 का स्क्वायर आएगा 4. बराबर ना. 2 माइनस 0 2 माइनस 3 माइनस 2 5. 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25. इसको ऐड कर दो, देखो कितना आता है? 29. आ गया. आ गया. अब देखिए हमें क्या करना है ना, ए बी और बी सी जो है उसका कोई भी छोटे दो नंबर मतलब कोई भी छोटे दो डिस्टेंस है
उसका अगर हम ऐड करेंगे तो हमें जो ग्रेटर साइड है वो मिलना चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? ग्रेटर साइड हमें मिलनी चाहिए। अगर वो आता है इक्वल, तभी हमारा क्या रहेगा? दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए, कोई भी हमने दो छोटे नंबर निकाले हैं, उनको अगर मैं ऐड करेंगे, कोई भी दो छोटे नंबर्स हैं, उसको अगर हम ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू द ग्रेटर साइड अगर आएगा, तभी क्या होगा? दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, अब यहाँ पे मेरे हिसाब से देखो, ए बी कितना है? 7.25, बी सी दिया है 7.25, ए सी है 29, मतलब ए सी यहाँ पे बड़ा है। तो अगर मैं ए बी प्लस बी सी करती हूँ और मेरा आंसर ए सी इतना आता है, तभी मेरा क्या होगा? ये 3 पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, ए बी कितना है आपके पास? 7.25 है, प्लस अंडर रूट 7.25 कर दो ऐड, 2 बराबर ना, सेम है, तो मैंने 2 टाइम्स ले लिया 7.25। अब ये 2 अंदर साइड जाएगा, देखो 2 बाहर है, अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, बराबर ना? कैसे करेगा? ए 2 बाहर है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कभी नहीं करना है। ये अंदर जब जाएगा 2, ये 2 क्या है? स्क्वायर रूट के बाहर है। अगर ये स्क्वायर रूट में अंदर जाएगा तो ये डेफिनेटली क्या करेगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। 4 टू मल्टीप्लाई बाय 7.25। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 22 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 4 2 सॉरी 4 7 28 प्लस 1 29। देखो आंसर आ गया क्या? 29। मतलब ए बी प्लस बी सी जो है इज इक्वल टू ए सी आ गया क्या? देखो आ गया। मतलब ए जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर है। ऑफ कोर्स है। क्या बताया था मैंने? कोई भी दो छोटे डिस्टेंस है, उसको अगर हम ऐड करेंगे इज इक्वल टू द ग्रेटर डिस्टेंस आएगा, तभी क्या होंगे? ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है। इस तरीके से हम ये वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये इसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ गया? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कोलिनियर है कि नहीं, या स्टेट दैट कोलिनियर, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई करना। सेम ही मेथड है, सब में सेम ही करना है, गिने चुने तीन ही फॉर्मूले हैं। इसमें जो है हमको याद करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, और बस सेम ही मेथड से आपको अप्लाई करना है। अगर दो स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन इज इक्वल टू द ग्रेटर डिस्टेंस नहीं आता, इसका मतलब दीज 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। अगर इक्वल आता है लाइक दिस, तो हम बोलेंगे दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा है। देखिए क्या दिया है? इफ Q 0 1 is equidistant from the point P and R, is equidistant from the point P and R, then find the value of X and also find the distances of QR and PR. अब देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन को समझो। सपोज ए पॉइंट है, एक क्या है? पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5 -3 इसके पॉइंट है। ओके, अब क्या दिया है? और एक पॉइंट कौन सा है? R है, जो कितना है? x और 6 दिया है, और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट है, सपोज ये Q यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हमें 0, 1। अब बताया है कि ये जो Q पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P एंड पॉइंट R, मतलब ये इक्वल और ये रहेगा। पॉइंट P और Q का जो डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू द कौन है? Q और R के बीच का डिस्टेंस है। समझ में आ गया? ओके, इसका मतलब क्या हो गया? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है, बराबर। इसका मतलब क्या हो गया? पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। अब मैं अगर यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करती हूँ, तो देखिए अगर हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, मैं भी कर लेती हूँ।
चलेगा, कोई बात नहीं है। या अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप में भी करोगे तभी चलेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने कर दिया तो ये क्या बन जाता है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब मैंने स्क्वायरिंग क्यों किया देखो, अंडर रूट में मुझे फॉर्मूला लिखना है, अगर मैं पहले स्क्वायर करती हूँ तो अंडर रूट मेरा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने स्क्वायर किया। या अदरवाइज आप फॉर्मूला लिखने के बाद, वैल्यूज पुट करने के बाद भी अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तभी भी चलता है। ओके, ये दोनों मेथड सही है। यहाँ पे मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, तो पी क्यू स्क्वायर का देखो, मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है अपना, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब पी क्यू और क्यू आर में x2 कौन है, 0 माइनस 5 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब मुझे करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि स्क्वायर रूट हो रहा है मेरा, इसमें कैंसिल होने वाला है। सिमिलरली x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी आएगा ये ऐसे। ओके, स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसल, 5 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, 4 का स्क्वायर है 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 6 माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ओके, अब देखिए ये 25 कैंसिल कर दो, 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपका 16, तो एक्स टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, एक्स इज इक्वल टू मिल गया आपको 4। अब देखो आप यहाँ पे भी ओस्मानगिरी कर लेते हो, क्या है मैम यहाँ पे ना, सॉरी, एक्स के क्या होंगे, स्क्वायर रूट जो है वो निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों का भी स्क्वायर रूट क्या है, सॉरी कोई भी निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर हो दोनों का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 4 आ सकती है क्या, ऑफ कोर्स आ सकती है, बराबर। लेकिन अगर बस अगर हमें यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, देखिए यहाँ पे हमें x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि x की वैल्यू 4 और -4 भी आ सकती है। बट अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता तो x जो कोई भी वैल्यू होगी डिस्टेंस की वो हमेशा हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होता। ओके, तो देखिए x आपको यहाँ पे मिल जाता है +-4, और आपको अभी फाइंड आउट करना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंसेस क्यू आर एंड पी आर। अभी हमें बताया था क्यू आर और पी आर क्या है, इक्वल है, तो किसी भी एक का डिस्टेंस आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लो और इज इक्वल टू पी आर। आप बता, सॉरी क्यू आर एंड पी आर है नहीं, तो आप 2 टाइम्स भी कर सकते हो। तो क्यू आर का फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट क्यू आर ना, क्यू और आर, एक्स माइनस, एक्स की वैल्यू हमने 4 निकाला है, एक्स माइनस 0 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो देखो x की वैल्यू हमने 4 लिया, माइनस प्लस कुछ भी चलेगा, 4 माइनस 0 होल ब्रैकेट स्क्वायर, आंसर आपको आना सेम ही है। तो कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25 अंडर रूट 16 प्लस 25 हो गया 49। अब क्यू आर की जो वैल्यू है वो आपको मिल गई, लेकिन स्क्वायर रूट हमने ले लिया तो हमें मिल गया 7। अब यहाँ पे हम +-7 नहीं लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको मिल गया क्यू आर। अब आपको फाइंड आउट करना है पी आर, आप इसको 2 टाइम्स करोगे तभी चलेगा, क्योंकि क्यू क्या था उसका मिड पॉइंट था, क्यू आर इज इक्वल टू पी आर हमने यहाँ पे मेंशन किया था। तो पी आर इज इक्वल टू आप क्यू आर प्लस पी क्यू कर सकते हैं, मतलब 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 यूनिट जो भी है आपका, या फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का भी यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट डेफिनेटली कर सकते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए 2012 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी पॉइंट। क्या दिया है देखो, ए और बी क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, उसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, एक लाइन सेगमेंट ए बी, क्या दिया है -6 10,
बी क्या है 3, -8 ये पॉइंट है। अब क्या बताया है, एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, वो क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को। क्या करता है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। मतलब सपोज इधर किधर ये पॉइंट पी होगा जो है -4, 6, मैंने इसको पी कंसिडर किया, ठीक है। अब क्या बताया है, हमें फाइंड आउट करना है इन व्हाट रेशो, इन व्हाट रेशो। देखो हमने फॉर्मूला में देखा था, इफ लाइन P डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m/n, बराबर क्या दिया था, इन द रेशियो m/n, देन हमने वो फॉर्मूला अप्लाई किया था। समझ में आ रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, P पॉइंट दिया है, पॉइंट लेट पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो k/n, k/1। अब इस टाइप का कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, देखो सेम ही ट्रिक अब आपको अप्लाई करनी है। अगर इस टाइप का कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, मतलब अगर 2 पॉइंट दिए हैं, उसको एक पॉइंट क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, और हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आपको आंखें बंद करके रेशियो k/1 ही कंसिडर करना है। क्या करना है, आपको दिमाग में फिट ही कर लो, ठीक है। अगर कोई भी मुझे पॉइंट 2 दिए हैं, उसको एक पॉइंट क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, और मुझे उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो मुझे डेफिनेटली वहां पे k/1 ही कंसिडर करना है। ये आप दिमाग में डाल दो, ठीक है। अब देखिए क्या बताया है, यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, लेट पॉइंट क्या है ये -4, 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द लाइन सेगमेंट AB, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स दिए, तो मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट AB लिख दिया, इन द रेशो k/1, इन द रेशो k/1, ए मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब मतलब मेरा m क्या हो गया, यहाँ पे k हो गया, और n = 1 हो गया, बराबर। पॉइंट्स हमें दिए हैं a और b के, मतलब हमारा x1 ये है, y1 ये है, x2 y2 ऐसे हमारे पास 2 पॉइंट्स है। क्लियर, यहाँ तक समझे, x2 y2 x1 y1 पॉइंट्स दिए हैं। अब बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या है सेक्शन फॉर्मूला, अभी जस्ट देखा था हमने, सपोज पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ओके। तो क्या देखा था, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये वाला हमने फॉर्मूला देखा था, m कितना है हमारा पास, k है, n है 1, x2 है 3, y2 है 8, x1 है -6 और y1 है 10। जस्ट पुट द वैल्यू एंड जस्ट सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ गया, तो चलो वैल्यू पुट करो। पॉइंट्स हमें दिए हैं कौन से, -4, 6 इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है, k x2 कितना है, देखो 3 है, प्लस n है 1, x1 है हमारे पास -6 अपॉन k प्लस 1, और के m है k, y2 कितना है हमारे पास -8 प्लस n कितना है 1, y1 कितना है 10 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। इसको करते जाओ सिंप्लीफाई, क्या आएगा देखो, -4, 6 ये पॉइंट से उसके, आप इसको चाहे तो p नाम दे दो, कितना रहेगा 3k, k इंटू 3, 3k, 1 इंटू -6, ठीक है, अपॉन k प्लस 1, कॉमा -8 इंटू k, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, बराबर। अब देखिए इसके जो x कोऑर्डिनेट का साथ सेम होगा, x कोऑर्डिनेट किसके साथ सेम होगा, इसके x कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट इक्वल हम बता रहे हैं, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है ये y के साथ सेम होगा, बराबर। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, मैं
पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट लेती हूँ, मतलब -4 इज इक्वल टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1 होगा। तो देखो ये k प्लस 1 अपोजिट साइड आएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। क्या होगा देखो, -4 इंटू k प्लस 1 3k -6 कर दो इसको सिंप्लीफाई, -4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6 -3k या 4k को इसको अपोजिट साइड लेके जाओ, -4k बिकम +4k और ये -6 अपोजिट साइड आएगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या होगा देखते हैं। मैं करती हूँ 3k -4k बिकम +4k और ये -6 को अपोजिट साइड लेके जाती हूँ तो ये बन जाएगा मेरा +6। तो देखो कितना आता है, 3k + 4k 7k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू बन गया आपका 2/7। मतलब जो आपका आंसर है वो क्या है, 2/7 है। इसका मतलब होता है कि ये जो पॉइंट है वो ये लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट ए बी है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसको क्या करता है, 2:7 में डिवाइड करता है। कैसे, कितना कौन से रेशो में डिवाइड करता है, 2:7। समझ में आ गया। आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा भी क्वेश्चन हो, बस इसमें आपके नंबर अलग अलग हो सकते हैं, मेथड तो आपको सॉल्व करने का सेम ही होगा, चाहे वो कोई भी अलग सा क्वेश्चन आपको दिखने में लगता होगा लेकिन होता नहीं है, आपको सॉल्व करने का तरीका इसमें सेम ही है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दिया है देखो, P is a point on the line joining AB such that phi AP is equal to 2BP, then find the coordinates of point P। अब यहाँ पे हमें देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, रेशो दिया था, रेशो नहीं दिया था, पॉइंट्स दिए थे, लेकिन रेशो फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे हमें रेशो नहीं दिया है लेकिन एक ट्रिक जरूर दिया है जिससे हमें रेशो क्या होगा इसको हम समझ सकते हैं। ओके, और हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो क्या है, एक लाइन है जो है हमारा ए बी, ठीक है, ऐसे लिख लेती हूँ मैं, ए बी है। P एक ऐसा पॉइंट है कि जो क्या करता है देखो, फाई ए पी इज इक्वल टू 2BP है। तो अगर मैं AP अपॉन BP कर देती हूँ तो क्या ये 2/5 बन जाएगा, बन जाएगा। देखो क्या दिया है, फाई ए पी इज इक्वल टू 2BP दिया है, बराबर। तो मैं ये BP को इसके नीचे लेके आती हूँ, मतलब डिनोमिनेटर में ये जाएगा, तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू 2 अपॉन ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है तो अपोजिट साइड जाके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू 2/5 बनेगा क्या, यस बनेगा, बनेगा ना। इसका मतलब क्या होता है कि क्या ये पॉइंट जो है वो इस लाइन सेगमेंट AB को 2:5 में डिवाइड करता है क्या, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, क्या ये लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट जो है P, क्या वो 2:5 में डिवाइड करता है, इन द रेशियो 2:5 में डिवाइड करता है। मतलब इसका m:n इज इक्वल टू 2:5 होगा क्या, जो क्या है रेशो, दिस पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:5 होगा क्या, होगा क्या, ऑफ कोर्स होगा। समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको इसको लिखना है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट P divides the segment AB in the ratio segment AB in the ratio, कौन से रेशो में डिवाइड करता है, 2:5। समझ में आ गया, किस रेशो में, 2:5। मतलब हमारे पास m और n की वैल्यू इससे मिल गई है, मतलब m:n इज इक्वल टू मिल जाता है 2:5, मतलब m इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू आपके पास है 5। ये हो गया। अब a और b की वैल्यू दी है, मतलब हमारे पास x1 y1 दिया है,
x2 y2 दिया है और हमें फाइंड आउट करना है एक पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट हमें इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P B x, y कर दे, चलेगा? यस, ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए सेम बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है आपका, इसको रट लो अच्छे से, गिने चुने 3 ही फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज्यादा हाई स्कोरिंग ये चैप्टर है। इस चैप्टर के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते अगर आप फॉर्मूले में गड़बड़ी नहीं करोगे और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करोगे, तो इसके जो मार्क्स हैं वो डेफिनेटली नहीं कटते। तो देखो फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखना है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ओके, हमने लिख दिया है फॉर्मूला, अब जस्ट करना है हमको सिंप्लीफाई। px, y, m कितना है हमारे पास 2 है, 2 इंटू एक्स टी, 2 इंटू एक्स टू कितना है -2 प्लस प्लस और ये कितना है देखो n, n कितना है हमारे पास 5 है और x1 कितना है 4 अपॉन 2 प्लस 5। सिमिलरली m कितना है 2 है इंटू क्या रहेगा देखो y2 6 है प्लस प्लस n कितना है 5 है, y1 3 है। ओके, तो बन जाता है डिनोमिनेटर में 2 प्लस 5। चलो इसको सॉल्व कर दो, क्या आंसर आता है देखो, 2 इंटू -2 -4 प्लस 20 अपॉन 7, कॉमा 2 6 जा 12, 5 3 जा 15 अपॉन 7, कितना आ गया देखो आंसर 20 -4 16, 16 अपॉन 7, कॉमा इसका बन जाता है 27 अपॉन 7। सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या देखो, और नहीं कर सकते तो रहने दो, ये बन गए उसके कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P क्या रहेंगे 16 अपॉन 7, 27 अपॉन 7, ये रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको इसके सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब देखो, अभी यहाँ पे क्या दिया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया था, वहां पे हमको रेशियो नहीं दिया था। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, वहां पे हमें रेशियो का क्लू दिया था लेकिन कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए थे। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, हमें रेशियो तो इसका फाइंड आउट करना ही, फाइंड द रेशियो है, और जो पॉइंट दिया है उसमें भी हमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, जो पॉइंट दिया है उसमें भी हमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं दिया है। तो हमें जो पॉइंट है उसका एक कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ में हमें उसका रेशियो भी फाइंड आउट करना है। देखो क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, पहले वाला क्वेश्चन में रेशियो नहीं था, सेकंड वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स नहीं थे, इसमें एक पॉइंट है एक पॉइंट नहीं है लेकिन रेशियो भी नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं चलो देखते हैं। यहाँ पे भी सेम ही करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर कभी भी हमें रेशो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन दिखता है तो वहां पे बस हमें याद रखना है लेट द रेशो बी k:1, ए वाला पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। तो चलो मैं लिख लेती हूँ पहले आंसर, लेट क्या है पॉइंट x, 2 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो, कौन से रेशो मैंने बोला अभी, k:1। ओके, इसका मतलब होगा यहाँ पे m इज इक्वल टू k और n इज इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट इसको डिवाइड करता है तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे अदर देन सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करना है। तो चलिए बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, m x2 मतलब k, x2 कौन है, ये वाले b के कोऑर्डिनेट्स क्या है
ए के कोऑर्डिनेट हमारे रहेंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे हमारे x2 y2। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है x2 y2। तो देखिए k इंटू कितना रहेगा हमारा 4, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 4k, ठीक है, 4k प्लस 5 बराबर ना, n इंटू x1 है तो n1 है हमारे पास और x1 कितना है 12, सॉरी 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 मैंने 5 लिख दिया 12। देखो कोऑर्डिनेट समझो, हाँ, कॉमा। अब n y2 कितना है हमारे पास 3 है, m कितना है k, तो k इंटू -3 प्लस ny1, n कितना है 1 है और y1 है हमारे पास 5 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या होगा देखो इससे क्या होगा ना, हम k की पहले वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब हमें पहले रेशियो मिल सकता है। कैसे होगा 4k प्लस 12 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, दोनों इक्वल है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा और इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा, बराबर ना। दो कोऑर्डिनेट से दोनों सेम ही है, इसका मतलब क्या होता है x x के साथ सेम होगा, y y के साथ सेम होगा, बराबर। तो जो मुझे सिंपल लगता है, ठीक है, अब मैं अगर देखो, अब मैं ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। अगर मैं बस y और y को दोनों को एक साथ लेती हूँ और सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या मुझे k का वैल्यू मिलेगा। देखो इन दोनों को मैं एक साथ लेके अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो क्या मुझे वो k का वैल्यू मिलेगा, यस मिलेगा, ओके। और k का वैल्यू मिलने के बाद फिर अगर क्या मैं इन दोनों को एक साथ लेके उसमें k की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करूंगी, जो मुझे अभी से पहले इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मिलने वाली है, वो k की वैल्यू अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करते टाइम k की वैल्यू पुट करूंगी तो क्या मुझे x की वैल्यू मिल सकती है, क्या मुझे x की वैल्यू मिल सकती है, ऑफ कोर्स मिल सकती है। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं। तो क्या होगा देखो 2 इज इक्वल टू क्या होगा -3k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली ये अपोजिट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 2 इंटू k प्लस 2 k प्लस 1 इज इक्वल टू -3k प्लस 5, ओके। अब देखिए सिंप्लीफाई करते जाओ, 2k प्लस 2 इज इक्वल टू -3k प्लस 5 हो गया, बराबर -3k प्लस 5। अब k की टर्म एक साइड ले लो, जो कांस्टेंट है उसको एक साइड लेना, -3k बिकम +3k और ये 5 प्लस बिकम -2, बराबर है ना। प्लस माइनस को बस आपको याद रखना है इसमें, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी है, प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो मार्क्स आपके कटने वाले हैं, चाहे आपने कितना भी उसको सॉल्व किया हो। तो k का वैल्यू आपको क्या मिलता है 2k प्लस 3k इज इक्वल टू क्या है 5k, 5k इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 बन गया, प्लस 2 भी अपोजिट साइड जाता है तो -2 बनता है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो k आपका मिल जाता है 3/5, ये मिल गई आपकी k की वैल्यू। मतलब पॉइंट P जो है वो ये लाइन सेगमेंट ए बी को 3/5 रेशो में डिवाइड करता है, मतलब 3:5 रेशो में डिवाइड करता है। आपको यहाँ पे k की वैल्यू मिलती है 3/5, मतलब रेशो आपका है वो कितना है 3:5। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। अब रेशो दिया है, अब हमें ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, अभी जस्ट मैंने बताया था। अब x कोऑर्डिनेट भी सेम ही होगा, तो x इज इक्वल टू, इसको 1 लिख देती हूँ मैं, x इज इक्वल टू क्या होगा 4k प्लस 12 अपॉन k प्लस 1, इसको अपोजिट साइड लेके चलो, k प्लस 1 इज इक्वल टू 4k प्लस 12 फ्रॉम इक्वेशन 1, k कितना है आपका 3/5 है, तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई इट।
चलो सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आएगा ये, बेस सेम कर लेते हैं, 3 + 5/5 हो गया ना, इंटू एक्स हो गया, इज इक्वल टू, इसको भी बेस सेम कर दो, 4 × 3 + 60/5, डिनोमीटर का 5 कट हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो इसको, 3 + 5 8, 8x इज इक्वल टू कितना आता है देखो, 4 × 63, करेक्ट है ना मेरा? प्लस माइनस में मिस्टेक देखो, nx1 था ना। ओके, तो आपको x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, 63 × 4/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, आंसर कितना आता है देखो, डेसिमल में आएगा ये, बराबर है ना, कितना आता है देखो ये, 31.5। कैलकुलेशन देखो हमने करेक्ट की, ये है क्या, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। ओके, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं है कहीं पे। ओके, तो आपको x की वैल्यू इसमें मिलती है 31.5, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। अब देखो ये वाला बोर्ड एग्जाम में, ये सारे क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो, इफ पॉइंट P 2, Q दिया है, R दिया है, S दिया है, आर 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन के 4 पॉइंट्स है, शो दैट द PQRS इज अ रोम्बस नॉट अ स्क्वायर। ओके, मतलब क्या दिया है, PQRS जो दिया है उसको हमें क्या करना है, रोम्बस से प्रूफ करना है, लेकिन स्क्वायर ये नहीं है, ये भी हमको बताना है। देन फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फाइंड आउट करना है, इस रोम्बस का हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो पॉइंट है PQRS, अगर ये वर्टाइसेस होंगे, सपोज अगर ये पॉइंट PQRS जो है, अगर ये वर्टाइसेस होते हैं किसके, एक क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसके ये पॉइंट जो है वो वर्टाइसेस होते हैं, तो क्या, तो देखिए अगर APQRS जो पॉइंट्स हैं वो वर्टाइसेस दिए हैं, तो ये हमें रोम्बस है ये प्रूफ करना है, लेकिन स्क्वायर नहीं है। तो देखिए स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटीज क्या है, उनके ऑल साइड्स तो इक्वल होते ही हैं, बराबर, चाहे रोम्बस हो चाहे वो स्क्वायर हो, उनके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट एक ही डिफरेंस उसमें है रिगार्डिंग टू द साइड बता रही हूँ मैं, जो उसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, मतलब PQ इज इक्वल टू आपको QS नहीं मिलेगा। देखो समझ में आ रहा है, रोम्बस और स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट उसके जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले PQ फाइंड आउट कर लो, PQ फाइंड आउट करना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ क्या रहेगा देखो, x2 - x1, 3 - 2, बराबर ना, ये x1 है, ये y1, ये x2 y2 रहेगा। ओके, 3 - 2 1 का स्क्वायर, प्लस 4 -1, देखो 4 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, माइनस माइनस 1 होगा प्लस, तो 1 + 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये बन गया 25, मतलब इसका आंसर आएगा 26, ठीक है। तो आपको PQ मिल गया 26। सिमिलरली हम QR फाइंड आउट करेंगे, ऑल साइड्स आपके सेम आने चाहिए, बराबर, बट डायगोनल है वो डिफरेंट आने चाहिए। बायसिक डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो Q और R को भी कंसिडर करेंगे, x2 - x1 मतलब -2 - 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर, अंडर रूट -2 - 3 -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 - 4 -1, -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, तो मिल गया ये इसका वैल्यू अंडर रूट 26। सिमिलरली अब हमें क्या करना है, RS फाइंड आउट करना है। देखो
ये दो साइड हमने फाइंड आउट कर ली। अब मैं थर्ड वाला कर रही हूँ। तो आर एस कितना होगा, सेम x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होगा, ये देखो माइनस है और ये इसका माइनस है, होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 y2 माइनस y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होगा ना ये। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या मेरा? आरएस कर रहे हैं ना हम लोग, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 2 माइनस 3 है ना, तो मेरे हिसाब से इसको ये -2 होना चाहिए, क्योंकि कुछ तो मेरा इसमें कोऑर्डिनेट लिखने में मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, तो -3 प्लस 2 -1 होगा, -3 और -2 प्लस 3 5, 5 का स्क्वायर। तो देखो क्या आंसर आता है, 5 का स्क्वायर का 25 -1 का स्क्वायर 1, 25 प्लस 1 इसका आंसर आता है 26। आरएस हो गया। अब हम निकालेंगे पीएस। अब पीएस क्या होगा देखो, सिमिलरली बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला y2 -3 -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस 1 प्लस हो गया ये 1 स्क्वायर, -3 -2 -5 का स्क्वायर बनता है +25, -2 प्लस 1 -1 -1 का स्क्वायर बनता है 1, इसका आंसर आता है 26। मतलब ऑल साइड्स तो इसके क्या आ गए, इक्वल आ ही गए, ऑल साइड्स क्या आ गए इसके, इक्वल आ गए। अब स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटीज तो है, इस साइड से इसके इक्वल रहेंगे, बट डिफरेंस क्या है, इनके जो डायगोनल्स है वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डायगोनल यहाँ पे कौन से हैं, पी आर एंड क्यू एस आर द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे पी आर फाइंड आउट करो, पी आर कितना होगा देखो, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके, यहाँ पे लिख दो चाहेंगे तो, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 2, आर के कितने हैं -2 माइनस सॉरी माइनस, एक मिनट, x2 पी क्यू निकाले ना, -2 -2 बराबर, x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस माइनस प्लस होगा ना, -1 है, माइनस माइनस प्लस होगा 1 का स्क्वायर। देखो कितना आता है, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर -2 -2 -4 का स्क्वायर बन गया 16, 3 प्लस 1 16, इसका मिलता है √32, 16 प्लस 16 32। अब सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है QS, QS क्या है, ये डायगोनल है। तो देखो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4, S के कोऑर्डिनेट है -3 -2, तो x2 माइनस x1 मतलब -3 -3 x2 माइनस x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब -2 -4 होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा देखो, 3 -3 0, x2 माइनस x1 ना, सॉरी -3 होगा ना, मतलब -6 -3 -6 का स्क्वायर कितना होता है +36 प्लस -2 -4 अगेन -6 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 36, तो इसका बन जाए √72। अब देखिए बाय ऑब्जर्वेशन, आपका पी क्यू इक्वल कौन है, क्यू आर है, क्यू आर इज पी एस और आर एस, ये सारे वैल्यूज आपके क्या है, इक्वल है देखो, बट जो डायगोनल है हमने फाइंड आउट किए हुए वो उसकी वैल्यू इक्वल नहीं है, उसकी वैल्यू सेम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर के क्या होते हैं, ऑल साइड्स एंड डायगोनल्स सब इक्वल होते हैं। समझ में आ रहा है, सारे डायगोनल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसे कहते हैं हम डायगोनल, और उसे कहते हैं हम सॉरी स्क्वायर, और जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं बट डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं उसे कहते हैं हम रोम्बस। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 कर दो, फ्रॉम 4 and 5 diagonals of the given quadrilaterals are not equal, then and all sides are equal, then the given quadrilateral is a rhombus not a square। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस।
अब रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो पता होने जरूरी है, बताया था ना। अब रोम्बस के एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखो मैं बताती हूँ, अगर आपको याद नहीं है तो याद रखो। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल कौन से है? पी आर इंटू क्यू एस, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या है? एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रोम्बस का। तो पी आर हमने फाइंड आउट किया है कितना? √32 और इसका आंसर है √72। इसको बस आपको करना पड़ेगा अभी सिंप्लीफाई और आपको मिल जाएगा आंसर। अब इसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, सब कुछ आपको रेडी मटेरियल नहीं मिलेगा, थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शो दैट PQRS इज द रेक्टेंगल। अब यहाँ पे भी सेम करना है। PQRS हमें पॉइंट दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन तो करना पड़ेगा आपको ही, मैं बता रही हूँ। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम आपको उसी तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन फाइंड आउट कर सॉल्व करना है। इसमें क्या दिए हैं? PQRS इज रेक्टेंगल हमें प्रूफ करना है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है देखो मैं समझा रही हूँ, आपको उसको याद रखना है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? all sides are equal and और both diagonals are also equal। ठीक है, अगर सपोज कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का बोला है मैंने, ये नहीं बोला है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और वहां पे पूछा जाता है कि प्रूव दैट गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रोम्बस जैसी है, मतलब क्या है? डायगोनल्स उनके सेम नहीं है बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे भी क्या होगा? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट सॉरी, रेक्टेंगल के क्या रहेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, और पैरेललोग्राम में क्या होता है? सिमिलरली टू द रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर यहाँ पे हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें सेमी मेथड यूज करना है, और हमें अगर इसका पैरेललोग्राम में ये प्रूफ करना है तभी हमें सेमी मेथड यूज करना है। देखो इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनते हैं उसको कंसेप्ट वाइज याद रखो। एक ही क्वेश्चन 10 बार करने से नहीं समझता, लेकिन समझ के करने से, एक ही क्वेश्चन अगर आप समझ के करोगे अच्छे से कि उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनेंगे तो डेफिनेटली कम टाइम में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से स्टडी हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कम टाइम में। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया है इसमें क्या है? PQRS जो है, ये मेरे पैर में आ रहा है बहुत, एक मिनट। जो PQRS जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है। P के पॉइंट्स दिए, Q दिए हैं, RS दिया है रेक्टेंगल। तो देखो ये करना आपको ही क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ आपको। PQ सपोज एक रेक्टेंगल यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ, एक रेक्टेंगल है। ओके, अब इस रेक्टेंगल में PQRS से 4 वर्टाइसेस दिए हैं। अगर PQ इज इक्वल टू आपका SR आता है या RS जो भी है आपका, PQ इज इक्वल टू RS एंड QR इज इक्वल टू PS होगा। देखिए क्या बता रही हूँ, PQ इज इक्वल टू RS एंड QR इज इक्वल टू PS अगर आपका आता है तो आपकी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है? इसका कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ में इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके जो डायगोनल्स है, कौन से डायगोनल्स? PR एंड QS, इसको भी आपको इक्वल दिखाना पड़ेगा। इसके लिए बाइजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपका, अगर PR इज इक्वल टू QS आता है, देखो कंडीशन पहले क्या है? PQ इज इक्वल टू PS होगा, सॉरी PQ इज इक्वल टू RS होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके साथ इक्वल आएगा। ये सब के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? इस सब के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये इक्वल ये रहेगा, और डायगोनल्स अगर आपके सेम आते हैं, PQ इज इक्वल टू RS, QR इज इक्वल टू PS, बाइजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है, और PR इज इक्वल टू QS होगा, तो ये जो है वो क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।
ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, show that point A minus A minus A minus A root 3 are the vertices of equilateral triangle। ये हमें क्वेश्चन दिया है एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। अब इसको भी सेम करना है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये जो दिए हैं वो क्या दिए हैं हमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे हमें प्रूफ करना है। इस पे हमें वर्टाइसेस दिए हैं। लेट मैं यहाँ पे ए बी सी या पी क्यू आर आपके हिसाब से लिख दो। मैं पी क्यू लेती हूँ। सपोज ए क्यू दिया है -a और आर अगर दिया है -a√3 a√3। ठीक है, ये अगर हमें 3 वर्टाइसेस दिए हैं तो हमें फाइंड बताना है कि ये जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, क्या है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो अगर इसके सारे साइड आपके इक्वल आते हैं तो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा? ऑफ कोर्स बनेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है अगर ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, किसी भी दो पॉइंट के बीच की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए यूज कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमने पी क्यू और उसको अज्यूम किया है, तो पी क्यू क्या रहेगा आपका, अंडर रूट पी क्यू x2 माइनस x1 मतलब माइनस ए होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस ए होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। तो कितना आता है देखो, माइनस ए माइनस टू ए का स्क्वायर बन जाता है 4a स्क्वायर प्लस माइनस टू ए का स्क्वायर बन जाता है 4a स्क्वायर बराबर। तो ये बन जाएगा 4a प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। ओके। अब सिमिलरली पी आर देखो, पी आर कितना है आपका, सेम -a√3 माइनस ए होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a√3 माइनस ए होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर। अब इसको देखो अंडर रूट, इन दोनों में से हम a कॉमन ले सकते हैं, a ले सकते हैं, -√3 है ना ये, हाँ -a√3, हाँ पी आर निकाले ना, हाँ इससे हमने a कॉमन लिया तो अंदर बन जाता है आपका -√3 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, या चाहे तो आप -a कॉमन ले लो ऐसे, देखो आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस से हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपका √3 + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, चलेगा। सिमिलरली प्लस क्या होगा इसका, ए सेम इसमें हमने कॉमन ले लिया, √3 + 1 होल ब्रैकेट को मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखो माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा ए स्क्वायर, अंडर रूट में लिखती हूँ मैं, और इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ √3 + 1 और प्लस इसका भी ए का स्क्वायर बन जाएगा ये, और अंदर हो गया आपका, सॉरी प्लस माइनस में मिस्टेक देखो, √3 + 1 बन जाएगा ये। माइनस माइनस होगा ना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, इधर माइनस, देखो प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं करना है, मेरे यहाँ पे प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई है। अरे √3 - 1 हो गया ये, √3 - 1 फुल ब्रैकेट का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर तो मैं कॉमन ले सकती हूँ ए स्क्वायर। ओके,
तो अंडर रूट क्या बन जाएगा इसका, ए स्क्वायर हमने कॉमन लिया, एक ब्रैकेट में बन जाता है आपका √3 + 1 और एक ब्रैकेट में बन जाता है √3 - 1। ओके, अब देखिए अब ये जो दिया है वो आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं, बीच में प्लस का साइन डालना है, इसको एक्सपांड करेंगे, यस करो, ए स्क्वायर का वैल्यू बाहर आएगा ए, इसको आप सॉल्व करते जाओ, √3 का स्क्वायर रहेगा 3 +2 √3 +1 +√3 का स्क्वायर रहेगा फिर से 3। देखो इसको मैं एक्सपांड कर रही हूँ, ठीक है ना, √3 -1 को एक्सपांड कर रही हूँ, √3 का स्क्वायर रहेगा 3 -2 √3 माइनस माइनस -1 का स्क्वायर रहेगा +1। तो देखो इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आता है, ए अंडर रूट कितना आएगा, 3 + 3 9 √2 +√3 -√3 गेट कैंसल, 3 + 3 6 6 + 1 7 7 + 1 8, ए बन गया अंडर रूट ए। तो देखो इसकी तरह ये क्या है, इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो ए अंडर रूट ए बन जाएगा, क्या बनेगा। अब सिमिलरली हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर, क्या हो रहा है, क्यू आर, पी क्यू हो गया, पी आर हो गया, अब क्यू आर। अब सेम x2 - x1 मतलब -a√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है, होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 a√3 माइनस माइनस प्लस a होल ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना पड़ेगा हमें, सिंप्लीफाई, जैसे अब भी हमने सॉल्व किया था सेम उसी मेथड से जाइए आप, इसको इस पे भी आप ए स्क्वायर कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, एक मिनट, क्या दिया है हमने, अच्छा तो ये इतना पार्ट में इरेज कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू आर। अब देखो क्यू आर कितना है हमारा, इसे हमने क्या निकाला, ए कॉमन ले लिया, अंडर रूट ले लो इधर, ए हमने कॉमन ले लिया, तो क्या अंदर बचता है, √3 -√3 +1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया, ओके। प्लस सिमिलरली इसे भी हमने ए कॉमन ले लिया है, अंदर है हमारा √3 +1 होल ब्रैकेट का यहाँ पे कर दिया हमने स्क्वायर। अब क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा, सिंप्लीफाई करते जाओ, ए स्क्वायर यहाँ पे होगा -√3 +1 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस √3 +1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने इन दोनों से भी ले लिया है कॉमन, अंडर रूट में ए स्क्वायर तो ए हमने बाहर ले लिया, स्क्वायर उसका चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, √3 का स्क्वायर आएगा +3 प्लस माइनस होगा ना यहाँ पे 3 + 2 सॉरी माइनस होगा 3 -√2 √3 +1, सिमिलरली इसका एक्सपांशन कर दो बाय यूजिंग a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या आएगा देखिए, √3 का स्क्वायर 3 +2 √3 +1 आ गया, ठीक है। अब +√3 -√3 गेट कैंसिल, 3 + 3 6 6 + 1 8 + 1 6 + 1 7 7 + 1 8, तो ये बन गया 8 अंडर रूट ए अंडर रूट 8 बन गया। तो इक्वेशन 1 देखिए, इक्वेशन हमने निकाला 2 और ये रहता है आपका इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 एंड 3 पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। अगर किसी भी ट्रायंगल के ऑल 3 साइड्स इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझ में आ गया।
आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके मन में इसके रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो आई होप कि क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर के रिलेटेड किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप हम उसका जो आपके डाउट्स है वो डेफिनेटली क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके।